Hello students, Assalamu alaikum. This is our sixth lecture in which we talk about the administrative inefficiency. So in any institution, in any department, administrative inefficiencies are almost very harmful, and there should be a very competent and very durable efficiency needed to run any institution in a comprehensive manner. So we start with the lecture. First of all, introduction about this. It is possible that your organization not running quite as efficiently or effectively as it could be. Here are some telltale signs that your administrative organization might need an overhaul. So when you think that the administrative implications are not running well and the institution is not, especially we understand जब हमें पता लगता है कि हमारा institution चल कैसे नहीं रहा तो अमूमन हम उसकी आउटकम देखते हैं कि अगर इसका आउटकम अच्छा नहीं आ रहा, इसका जो इनपुट इसको दिया जा रहा है उसके बाद जो आउटपुट सामने आता है वो अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब है ये ऑर्गेनाइजेशन है ये सही नहीं चल रहा। या फिर ऐसे होता है कि आप इसे बहुत अच्छी तरह चलाना चाहते हैं लेकिन इसका आउटकम को बहुत इदारों की अपनी एवरेज होती है, अपनी अपनी प्रेस्टीज होती है, और कुछ बहुत अच्छे इदारे होते हैं, कुछ अच्छे इदारे होते हैं, कुछ बेहतर इदारे होते हैं और कुछ बुरे इदारे भी होते हैं। अब ये हर एक की ग्रेडिंग अपनी अपनी है। अगर हम ये चाह रहे हैं कि हमारा इदारा है उस बड़ा हाई लेवल का इदारा हो तो फिर हमें उसके लिए जाहिर है बड़े चैलेंज को मीट करना होता है, बहुत से एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़ को करना होता है, फिर कहीं जाके कोई हम इदारा बना पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन फिर हम ये कहते हैं कि अगर हमारा इदारा सही नहीं चल रहा तो फिर इसके सिस्टम में ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, और उसके लिए फिर हम हमारे दूसरे बहुत से मैयर्स करते हैं। तो यहाँ पे हम वो 4 मैयर बेसिकली डिस्कस करेंगे जिनके ज़रिए डिस्कशन के ज़रिए जिन पर एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई करने के बाद हम सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। First of all, multiple people touch the same process of functions. Most of the people in institution almost touch the same process of function. It is not uncommon of a processes and workflows to become fragmented or fractured across an organization. This is the situation where many hands are involved in the same or similar process. Consider the organization where calls from the field are not consistently routed to the same person for resolution, where data entry is performed by multiple people, or management reports with some of same information are generated by various groups. So many people involved in a single work and they have their own frame of mind. और एक इदारे में एक काम बहुत से मुख्तलिफ लोगों के ज़िम्मे लग जाए और वो सब एक काम करें तो उनका काम करने का अंदाज मुख्तलिफ होता है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जो तकसीम है उसके लिए ज़रूरी है कि हर फंक्शन के लिए, हर काम के लिए उसका एक स्पेशलाइज्ड पर्सन उसके लिए काम करे ताकि वो अपने जॉब के नेचर ऑफ जॉब को समझ सके और वो बेहतर अंदाज में काम करे। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है कि मल्टीपल टाइप ऑफ पीपल ऑफ द सेम प्रोसेस ऑफ फंक्शंस, उसके लिए ये होता है कि वो हर आदमी अपने अंदाज में काम करता है जिसकी वजह से सिस्टम में खराबियाँ पैदा हो जाती हैं। When many people across the organization are involved in the same function, then it is too prone to errors, inconsistencies and dropped balls. Handoff can create inefficiencies and delays with results in added cost. Often efforts are redundant and non-focused, and in many cases staff doesn't know knowledge of the broader objective of implication of work they are performing, possibly resulting in misguided action. इसमें हम ये देखेंगे कि एक इंस्टीट्यूशन में जहाँ बहुत से लोग एक ही काम कर रहे होते हैं वहाँ पर उनकी आपस की जो अंडरस्टैंडिंग की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो गलतियाँ होती हैं, जो नुकसानात होते हैं, उनकी वजह से जो प्रोडक्ट की जो तैयारी है उसमें देर भी हो जाती है और उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। बहुत सी कोशिशें जो हैं वो लाहासिल चली जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, जो प्लान वो बनाए हैं इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि वो सही तरह कायम नहीं कर रहे होते। अलाइनिंग एंड कंसोलिडेटिंग जॉब functions is a simple concept, but it's surprising how many companies find the similar activities are scattered throughout the organization, often due to
fast growth, desire of expediency और ill defined roles and responsibility. आमतौर पर हमारे यहाँ समझ आता है कि ओरिएंटेशन ऑफ जॉब जो है ये बड़ा सिंपल मरला है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अहम है. राइट जॉब फॉर राइट पर्सन का जो कंसेप्ट है वो इंतहाई ज़रूरी है. ऑर्गेनाइजेशन आप देख लें कितनी ऑर्गेनाइजेशन है जो आम तौर पर जो तमाम गाइडेंस एंड रूल्स हैं उस पर अमल करते हुए जॉब को जो फंक्शंस हैं उसको पूरा करती होंगी. ओरिएंटेशन ऑफ जॉब के प्रोसेस की जितनी भी डिमांड्स हैं उसको ज़िम्मेदारी से पूरा करती होंगी. तो ये एक ऐसा मरहला है जिसमें हमने तमाम चीज़ों को देखते हुए इनएफिशिएंसीज को कंट्रोल करते हुए अपने इंस्टीट्यूशन की, अपने डिपार्टमेंट की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की आउटकम को और उनकी कारकर्दगी को बढ़ाना होता है. Narrow spans of control. Narrow span of control is when a manager is just a few people reporting to him to or her. This type of management is often used when employees are less skilled and need to be closely supervised. In a very small companies, narrow spans of control are often appropriate. There just is not enough work to justify additional people. Managers are expected to not only supervise but also to be heavily involved in the day-to-day operation. नैरो स्पैन, कम लोगों के पास प्लॉट होता है, कम फासला होता है, कम इलाका होता है कि वो सिर्फ एक ही आदमी को रिपोर्ट कर रहे होते हैं. और इसमें जो मैनेजर होता है उसका बड़ा क्लोज कांटेक्ट होता है एम्प्लॉयज़ से. और ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में होता है जहाँ पर लोग लो स्किल्ड होते हैं, उनके पास स्किल कम होता है, फन कम होता है. अमूमन ये क्योंकि छोटी कंपनियों में होता है तो क्योंकि और वहाँ पे ये भी जस्टिफाई, अगर वो ज़्यादा लोग रखे जाएं तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाते कि इतने लोगों की ज़रूरत नहीं है. तो मैनेजर से ना सिर्फ ये ख्याल किया जाता है कि वो सुपरवाइज करेंगे बल्कि वो भी डे टू डे ऑपरेशन में, रोज़ाना के काम में खुद भी पूरी तरह इन्वॉल्व होते हैं. However, if this is not the case, narrow spans of control can result in loss of accountability as more managers are involved in the same function and area. Additionally, unnecessary management layers can add costs, and it is more and as more managers become involved and more silos are created, decision making become more inefficient. Even well qualified employees are generally less autonomous and therefore less likely to stretch to their full potential. आमतौर पर इसमें ऐसा होता है कि क्योंकि मैनेजर इन्वॉल्व होता है इसलिए वो हर काम में इन्वॉल्व होता है, हर आदमी से उसका राब्ता होता है, अकाउंटेबिलिटी का जो चांस है वो कम हो जाता है. और इसके साथ ये भी होता है कि कॉस्ट जो है कमोडिटीज़ की वो बढ़ जाती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है. मैनेजर जब हर मामले में इन्वॉल्व हो जाता है तो इसमें ऐसे होता है कि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो भी बड़ा होता है. एक आदमी के पास जब तमाम चीज़ें आ जाएं, अच्छा फिर इसमें आम तौर पर ये होता है कि कोई अच्छे स्किल्ड आदमी की और नॉन स्किल्ड आदमी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहता. पर्सनल ग्रूमिंग, पर्सनल ताल्लुकात की वजह से, कुछ फेवरेटिज्म की वजह से मैनेजर की कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं. बहुत से अच्छे मुलाजमीन जो हैं वो नज़रअंदाज होते हैं और जबकि कुछ नाअहल मुलाजमीन जो है वो फेवरेटिज्म की वजह से आ जाते हैं और फिर इस तरह जो अच्छे स्किल्ड वर्कर हैं वो अपना आउटपुट 100% नहीं दे सकते. द अप्रोप्रिएट स्पैन ऑफ द कंट्रोल कैन बी डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एम्प्लॉयज. बट इफ you have moved beyond being a very small business and have many one-to-one reporting relationship, there may be opportunity for increased efficiency and decreased cost. आम तौर पर उसने कहा यही कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में इसको कंट्रोल करने के लिए हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हम जहाँ छोटा बिजनेस चला रहे हों वहाँ पर्सन टू पर्सन रिपोर्टिंग रिलेशनशिप के ज़रिए हम अपने कॉस्ट को और जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डिले हैं, उनको कम कर सकते हैं. Unclear roles and responsibilities. This is very important in this subject, especially. Uh, do your people know what are the responsibilities and accountable for? People who are responsible for the blank, fill in the blank, resolving sales, managing a vendor relationship. If the 5 people are given to you same answer, the grade you, what do you know, you are responsible. If the other hand you get a glazed look or
multiple answer, then then they have ultimate responsibility for that particular item. इन एनी इंस्टीट्यूशन, अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप जाएं और आप इसी किस्म की जब लोगों के पास अनक्लियर रोल्स हों और आप उनके पास जाएं और उनसे पूछें कि आपका ये जो डिपार्टमेंट है जिसमें आप काम करें इसमें आपकी स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है, तो बजाय उसके कि वो एक जवाब दें वो मुख्तलिफ जवाब दें, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी हों जो आपकी तरफ बड़े घूर के बड़े अजीब अंदाज में देखें कि वो उनके पास कोई भी ड्यूटी आइडेंटिफाई ना हो, तो अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि इस इदारे में क्योंकि लोगों की आइडेंटिफाई नहीं है ड्यूटी, लोगों को अपना काम का कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो किस काम में जा रहे हैं और उनकी स्पेसिफिक ड्यूटी क्या है, तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि जहाँ पर अनक्लियर रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हों वहाँ पर कोई फैसला नहीं हो पाता और चीज़ें हमेशा मुश्किल में रहती हैं. कीप इट सिंपल, define responsibility, job responsibility, be clear and expectation, and assign accountability to one person. While the responsibilities down, be as detailed as your employees needs it to be. Manage it daily and make a part of their performance review. Then measure the outcome and reward success. इसका तरीकाकार ये है कि डिफाइन द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो जिसकी जॉब है उसको डिफाइन करें, उसको आइडेंटिफाई करें और उसको जिम्मेदारी दें कि आपने ये काम करा. टू बी क्लियर ऑन एक्सपेक्टेशन एंड असाइन अकाउंटेबिलिटी टू वन पर्सन. हर आदमी को उसकी से जो उसको जिम्मेदारी दें, फिर उसकी एक्सपेक्टेशन भी रखें. यानी एक्सपेक्टेशन का मतलब यह है कि उसको फिर कुछ टास्क दें, कुछ गोल्स दें जो उसने अचीव करने. साथ ही साथ अकाउंटेबिलिटी के लिए, एहतसाब के लिए एक ऐसी अथॉरिटी भी मुकर्रर करें जो इन तमाम लोगों के इस मामले को देखें. While the responsibilities down, be as detailed as your employees need to be. Manage it daily to make a part of परफॉर्मेंस रिव्यू. साथ ही साथ लोगों की एक डिटेल्ड एम्प्लॉय लिस्ट बनाएं जिसमें वो ये देखें कि उनकी वो अपनी जिम्मेदारियों को उनको मेंशन करें, उनको दें कि आपने ये करना है, और उसके साथ साथ उनकी परफॉर्मेंस का एक रिव्यू का तरीकाकार भी बनाएं. इसी की मदद से ये जो आप मेजरमेंट का एक तरीकाकार परफॉर्मेंस का बनाएंगे उसके ज़रिए आपकी कंपनी का, आपके इंस्टीट्यूशन का परफॉर्मेंस का जो लेवल है वो यकीनन बेहतर होगा. Policies and procedures are not well articulated or understood. And small organizations often don't have well documented policies and procedures. Some don't have any at all. In a part of what makes an organization feel entrepreneurial, it looks, and many people thrive in the kind of environment. This work when the organization is small and employees act as owners because in most cases they will do the right thing without it needing to be well defined. In this environment, employees feel empowered to make the rules as they go. In a small organization with like-minded, similarly motivated people with well-defined roles and responsibilities, this can work at least for a while. सो किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन में जिसमें किसी को कोई आइडेंटिफाई ना हो, वेल डिफाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो, और उसमें लोग ये ख्याल करें कि तमाम लोग ही फैसला साजी की क़ुव्वत रखते हैं और हर आदमी ये हो कि वो जो काम कर रहा है वो इसके अलावा उसमें किसी की इख्तियार की ताकत नहीं है और वो अपनी मर्ज़ी से फैसले भी कर लेते हैं, तो अमूमन ऐसी इंस्टीट्यूशन तो ज़्यादा अरसे तक तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें वो ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. However, inevitably as the organization gets larger, there are increased need of more structure. New employees coming from larger organization often expect more definition. Workflow become more interdependent and more. Some people simply take advantage of ill-defined expectation. Lack of clarity can lead to a drain in both energy and dollars and possibly put the company at legal risk. If expectations are not clear, people speculate on the correct course of action or worse, close a path of which benefits them without regard to the company. At a minimum, every company should have documented HR, human resource policies and procedures as well
well-defined financial checks and balances. If you suspect that your organization might be less efficient, it could be consider 4 points above. If one of them represents these odds, then can be opportunities of both process and cost of improvement. सो हाउएवर फिर दोबारा वही बात है कि अगर ये आम तौर पर अगर इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो जाती है, उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनका आपस का जो हर काम जो है ड्यूटी डिफाइन हो जाती है और उनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वर्किंग रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, तो इदारा दोनों तरीके से बेहतर कर सकता है. लेकिन जब लेक ऑफ क्लियरिटी होगी, किसी का रोल वाजे नहीं होगा और लोग अपनी मर्जी से काम कर रहे होंगे, तो वो एक ड्रेन में चली जाएगी, एक गड्ढे में चली जाएगी और वो आउटपुट नहीं दे पाएगी. और इस किस्म की कंपनी हमेशा आमतौर पर रिस्क में आती है. अगर एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं है उनके, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी क्लियर नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन इंतहाई ख़राब हो जाएगी और फिर वो लोग HR पॉलिसीज़ और जो प्रोसीजर्स हैं वो वेल डिफाइंड नहीं होंगे, तो ना ही उसमें बैलेंस चेक एंड बैलेंस होंगे फाइनेंशियल, तो फिर सिचुएशन ख़राब हो जाएगी. तो ये वो 4 चीज़ें हैं, अगर हम इनको हमारे उसमें मौजूद नहीं होंगी, इनएफिशिएंसीज़ की ये चारों चीज़ें अगर हमारे इदारों में मौजूद होंगी, तो यकीनन हमारे इंस्टीट्यूशन वी कैन नॉट रन विद अ स्मूथ फ्रेज. और अगर ये हमारे यहाँ मौजूद नहीं है और हमने इन चारों जो ये डिटर्मेंट्स हैं इन पर काबू पाए हुए इनएफिशिएंसी के, तो हम किसी हद तक इस बात में कामयाब हो जाएंगे कि हम अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने डिपार्टमेंट को बेहतर अंदाज से चला सकें. तो फिर HR का आप फिर वही बात गौर करें कि अगर इस तमाम मामले को हम गेस्चर करें तो हम यही ख्याल करेंगे कि राइट मैन फॉर राइट जॉब विद अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एक्सपेक्टेशंस, कि हर आदमी को जॉब दें उसकी अहलियत के मुताबिक, उसकी काबिलियत के मुताबिक, और फिर उससे वो डिमांड करें, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दें और फिर उसको टास्क दें और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ले और वो इस पर अमल दरामद करते हुए किसी भी इंस्टीट्यूशन को बेहतर अंदाज में खिदमत करे और इंस्टीट्यूशन फले. थैंक यू वेरी मच. इंशाअल्लाह वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.